हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री लाइव पर। हम शुरुआत करते हैं अपने 9th क्लास की विज्ञान से। 9th क्लास की विज्ञान का जो पहला चैप्टर है अपने जो एनसीईआरटी का है, वो पहला चैप्टर है अपने हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारे आसपास में कैसे पदार्थ हैं तो यही पता करना ना। तो पदार्थ क्या होता है, पहली बात आती है पदार्थ होता क्या है वो समझते हैं। देखो, पदार्थ इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें हैं, कुछ भी, एक मिट्टी का कण, पानी की एक बूंद, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये कह सकते हैं कि पदार्थ उसे कहते हैं जो कुछ ना कुछ आकार रखता हो, कुछ ना कुछ उसकी आकृति हो, और चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, क्या होगा, वो पदार्थ होगा। तो एक सिंपल सी सामान्य सी परिभाषा जो वैज्ञानिक देते हैं वो ये है कि पदार्थ उसे कहेंगे जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ भार हो, और इसके साथ साथ में वो स्थान भी घेरता हो, कुछ स्थान घेरता हो। तो ये अपने जो आधुनिक वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने ये परिभाषा दी कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ तो भार होना चाहिए। एक जो पानी की बूंद होती है उसका भी थोड़ा सा भार होगा, माइक्रोग्राम के अंदर इसको मापेंगे तो इसका कुछ ना कुछ भार इसका मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जो बूंद होती है, जैसे आप माइक्रोस्कोप से देखोगे आप बूंद को, तो उसने भी स्थान घेरा हुआ है। एक छोटा जो कण होता है धूल का, वो भी स्थान घेरता है। तो वो स्थान घेरता हो और दो कंडीशन बताई उन्होंने कि ये तो उसका द्रव्यमान कुछ ना कुछ भार होना चाहिए, और एक साथ में बताया कि उसका कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो। अब एक टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं कि जो चीज स्थान घेरती है, यानी इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ आयतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयतन, यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसमें उसको पता चल जाता है कि वो वस्तु है वो स्थान घेरती है और उसका कुछ आयतन है, तो उसे हम पदार्थ कहेंगे। बात आई ना समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी किताब के अंदर कौन सी बातें दे रखी उसको हम पढ़ेंगे। तो ये लेकर का वैसे मैं आपको समय दूंगा, आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। पहले मैं समझा देता हूँ पूरा। ये बात होगी अपने पदार्थ की। अब हम चलते हैं अपने प्राचीन भारत के अंदर। प्राचीन भारत के अंदर ऐसी मान्यता थी, और जो प्राचीन काल के जो दार्शनिक हुए हैं वो जो पदार्थ की परिभाषा देते हैं वो कुछ इस प्रकार है कि जो पदार्थ वो बताते हैं कि पंच तत्व, नाम सुना होगा आपने क्योंकि एक वैदिक नाम जैसा लगता है, पंच तत्व के अंदर कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं वो बताते हैं। पंच तत्वों के अंदर पहली तो आती है अपने वायु, दूसरे नंबर पर आता है अग्नि, वायु अग्नि, तीसरे नंबर पर रख सकते हैं हम पृथ्वी को, वायु अग्नि पृथ्वी, और 4 नंबर पर हम रख सकते हैं आकाश को, वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, और 5वें नंबर पर हम रख सकते हैं जिसको आप बोल सकते हो जल। क्या बोल सकते हो? जल। तो इस प्रकार के 5 तत्व होते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपने जो प्राचीन दार्शनिक होते हैं उन्होंने बताया है कि पृथ्वी के इस ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्व हैं, इसे पंच तत्व कहा गया। फिर वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग वर्गीकरण दिया, वो तो हमें पता रखना ही है। तो 5 तत्व कौन से? मेरे साथ रिपीट करो। आकाश, आकाश में क्या है? वायु। आकाश में क्या है? वायु। फिर आकाश, वायु, फिर आएगा जल। क्या आएगा? जल। आकाश, वायु, जल। फिर ले लेंगे पृथ्वी। क्या ले लेंगे? पृथ्वी। और फिर ले लेंगे अग्नि, यानी आग। ये 5 तत्व हैं, ये जो प्राचीन दार्शनिक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो पता चलता है कि जो वैज्ञानिकों ने जो अपना वर्गीकरण दिया, उन्होंने 2 प्रकार से वर्गीकरण दिया इन्होंने। कैसे? कि उन्होंने बताया कि इसके जो पदार्थ होता है इसके 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं। एक होता है इसकी भौतिक गुणधर्म और एक होता है इसका रासायनिक गुणधर्म। जैसे मैं एग्जांपल देकर बताऊं, भौतिक गुणधर्म ऐसा होता है कि जैसे हमारा शरीर है, ये एक भौतिक है जिसको हाथ लगाकर देख सकते हैं कि हाँ ये भौतिक है, इसको हम छू सकते हैं, ठीक है ना, ये भौतिक है। जो चीजें हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वो भौतिक है। लेकिन क्या आप मेरे शरीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है
जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, रासायनिक क्रियाएं हो रही है, क्या वो आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो जो चीजें आपको बाहर से दिखाई दे रही है वो है भौतिक, और जो अंदर जो क्रियाएं हो रही है और जो रासायनिक क्रियाएं हो रही है उसे बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो दो प्रकार से पदार्थ के गुणधर्म देखे जाते हैं, एक तो भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म। समझ में आ रहा होगा ना। यही बातें मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर लिखी है। कैसे देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो कुछ इस प्रकार है। फिर मैंने पदार्थ की परिभाषा लिखने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ भार होता है और कुछ स्थान घेरती है। स्थान घेरती है इसका सीधा सा मतलब है उसका कुछ ना कुछ आयतन है। फिर हम बात करते हैं आगे। नोट लगाकर मैंने बात बता दी कि जो भारतीय दार्शनिक होते हैं, दो दार्शनिक थे, यानी भारत के जो प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसको पंच तत्व कहा जाता है, जिसके अंदर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व बताए। फिर बात करते हैं कि जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने 2 गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ को बांटा है। तो कैसे बांटा है वो हमने बताया। अब हम इसको पूरा विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो नीचे जो लाल कलर वाला जो बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा। आप जो ये लाल वाला जो बटन दे रहेगा सब्सक्राइब वाला, उसको सब्सक्राइब करें और जो लाइक वाला बटन है उसको भी प्रेस करें। और यदि आपके मन में कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपके मन में शंका हो, तब आप कमेंट कर सकते हैं नीचे के सर ये कैसे हुआ, तो उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात तो सब्सक्राइब करना, और यदि आपका कोई भाई है, कोई 9th क्लास में पढ़ता हो, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, इतनी बातें हो गई तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं कि जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है वो किस प्रकार है। यानी पदार्थ को 2 गुणधर्मों में बांटा जाता है, जिसके अंदर पहला आता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा आता है रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं एक पदार्थ के, वो हम देखते हैं। भौतिक गुणधर्म के अंदर हम देखते हैं कि जो कणों का आकार कैसा होता है, यानी जो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। सर कैसे पदार्थ कणों से मिलकर कैसे होता है, हमें कैसे पता कि कण हो? सही है ना। तो इसके लिए क्या करने होते हैं? क्रियाकलाप। और एनसीईआरटी हमेशा से एक फोकस रखती हैं कि वो कॉन्सेप्ट पर चले, यानी बच्चे को हर एक तरीके से समझ में आना चाहिए, ना कि फैक्ट पर जोर देती नहीं है एनसीईआरटी। वो जोर देती है कि बच्चे को समझ में आए पूरी बात, यानी कॉन्सेप्ट के साथ में। तो इसके लिए हम चलते हैं क्रियाकलाप करने के लिए। क्रियाकलाप के अंदर हमें चाहिए होती है एक, कुछ भी बोल दो, जो ग्लास होती है ना कांच वाली, वो ले लो बोली, उसके अंदर क्या भर लेते हैं? एक पानी भर लेते हैं कांच वाली ग्लास के अंदर। पानी भरकर आधे से थोड़ी ज्यादा भर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं हम उसको एक मार्क लगा देते हैं जहां पर पानी का तल होता है और जहां तक पानी भरा होता है उसको क्या करते हैं मार्कर से उसका चिन्ह लगा लेते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं हम, जो नमक होता है ना, नमक या शक्कर कुछ भी, उसके अंदर 1 चम्मच भरकर शक्कर डालते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि जो जल का स्तर है, जहां पर हमने मार्कर से चिन्ह लगाया है, वो जो जल का स्तर है वो ऊपर उठता है या नहीं उठता है। आप बताओ, क्या जल का स्तर ऊपर उठेगा? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। अरे हाँ, जो आप देख रहे हो, हाँ आपको ही। तो जो जल का स्तर ऊपर उठेगा नहीं उठेगा? थोड़ा सोच कर बताओ, उठेगा? चलो कमेंट में जरूर बताना, मैं बता रहा हूँ अभी। तो जो जल का स्तर है वो ऊपर नहीं उठता है। जो आप सोच रहे हैं ना, वो जल का स्तर ऊपर नहीं उठता है। तो ऐसा क्यों हुआ, वो जानने के लिए हम पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं वो देखिए कि जो क्रियाकलाप दे रखा है उसमें हम देखते हैं कि जब हम जल में क्या घोलते हैं? नमक को घोलते हैं। जब जल में हम क्या घोलते हैं? नमक को घोलते हैं। तो नमक के कण है वो जल के कणों के बीच, नमक के कण है वो जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि सर जल के पानी के बीच में भी जो जल होता है उसके बीच में भी क्या खाली स्थान होता है? जी हाँ, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इनके बीच में, कणों के बीच में स्थान होता है जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं जिसके वजह से हम इसको देख सकते हैं। तो इनके बीच में स्थान होता है, तभी तो ये जल स्तर ऊपर नहीं उठा ना।
जल स्तर तो ऊपर उठना चाहिए ना, ऊपर नहीं उठा। इससे ये पता चलता है कि जो जल होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। जल के अंदर भी छोटे 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 कण होते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतने छोटे कण होते हैं, तो उनसे मिलकर बना होता है। और इनके बीच में क्या होता है, स्थान होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर नमक या जो शक्कर डालते हो आप वो घुल जाती है। क्या हो जाती है, इसके कण इसके अंदर खाली स्थान जहाँ होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और जल का स्तर इतना ऊपर उठ भी नहीं पाता, क्योंकि छोटे स्तर पर देखोगे तो उठ नहीं पाता। तो यहाँ पर पहला क्रियाकलाप यही कहता है कि जो जल के कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें जो ये जो नमक या जो शक्कर आप डाले हो वो कण वो क्या हो जाते हैं, उस खाली स्थान में समावेशित हो जाते हैं। सर एक क्रियाकलाप और बता दीजिए। एक क्रियाकलाप ये बड़ा शानदार है, इसमें आप समझ जाओगे कि जो पदार्थ होता है वो कणों के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। कैसे, देखो इसके लिए आपको क्रियाकलाप में जरूरत होती है, दो प्रकार से कर सकते हैं ये क्रियाकलाप। एक तो डेटॉल साबुन से कर सकते हैं, और एक पोटेशियम परमैंगनेट से कर सकते हैं, जिसको KMnO4 कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है, देखो ये रहा पोटेशियम परमैंगनेट, देखा नहीं ना आपने, ये देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये क्रिस्टल रूप में आता है। किस रूप में आता है, क्रिस्टल रूप में आता है। तो इसमें करना क्या होता है वो देखते हैं। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जब इसको पानी के अंदर डाला जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो क्रियाकलाप में हमें ऐसा है नहीं कि घड़ा भर के पानी ले लिया, बाल्टी भर के पानी ले लिया और हम चले क्रियाकलाप करने, ऐसी बातें नहीं करनी। हम पढ़ रहे हैं साइंस, साइंस का मतलब ही होता है विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है जानना, और जानना कैसे, बड़े ही व्यवस्थित तरीके से जानना किसी चीज को। तो व्यवस्थित तरीके से जानने के लिए हम लेते हैं जल, जो 100 ml जल लेते हैं। कितना लेते हैं, 100 ml जल लेते हैं, पानी लेते हैं। उस 100 ml जल के अंदर हम क्या करते हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट अभी जो आपने देखा उसके 2-3 टुकड़े, जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं क्रिस्टल, वो लेते हैं। वो क्रिस्टल इसके अंदर डाल देते हैं जल के अंदर। जब क्रिस्टल के अंदर जल के अंदर इस क्रिस्टल को डाला जाता है तो जो पानी का रंग है इसके अंदर घोल लेते हैं, अच्छे से घोल लेते हैं। इसको घोलते हैं तब इसका जो पानी का रंग है वो हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का गुलाबी रंग का, जैसे आप देख सकते हो ये हल्का गुलाबी रंग का ऐसा हो जाता है। अब कैसा, इसमें कैसा पता चला हमें कि ये कण होंगे, तो इसमें करना क्या वो देखो। अब पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल हैं, क्योंकि इसमें भी तो कण ही है ना, पोटेशियम परमैंगनेट के कण, वो जाकर किसमें घुल गए, पानी के अंदर घुल गए। पानी के अंदर कुछ इस कदर घुले, पानी के अंदर कुछ इस कदर तक घुले कि उसका रंग ही बदल दिया। तो साथ रहने से रंगत भी बदलती है और रौनक भी बदलती है। तो आपके साथ से पता चलता है कि आप किस दिशा में जाओगे। तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट ने पानी का रंग बदल दिया। पानी का रंग इसलिए बदल दिया क्योंकि इसके अंदर के गुण इसके अंदर जाकर मिल गए, ठीक है ना। तो गुण इसलिए मिले, इसलिए रंग इसका हो गया गुलाबी रंग का। तो हम देखते हैं कि ये गुलाबी रंग का है, और आगे भी इसको प्रोसेस चलाते हैं तो हम किस प्रकार देखते हैं वो देखो। ठीक, यहाँ पर हुआ क्या, एक लेते हैं 100 ml जल ले लिया, 100 ml के ले लिया हमने, इसके अंदर जल ले लिया। इसके अंदर हमने डाला पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल इसके अंदर डाले। उसके बाद में हमने क्या, इसमें से 100 ml जो जल बना ना उसमें से हमने 10 ml निकाल लिया, यानी जो गुलाबी कलर का रंग वाला था ना उसमें से हमने 10 ml निकाल लिया। फिर एक 90 ml का 90 ml का हमने क्या लिया, एक और पात्र लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर 90 ml हमने जल लिया, और उस 90 ml जो जल लिया उसके अंदर जो 10 ml अभी निकाला पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में जल वाला, उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जो 90 ml लिया ना उसके अंदर इसको डाल देते हैं। ये डालने पर हम देखते हैं कि जो 90 ml वाला जल है वो गुलाबी रंग का हो गया, वो भी इसके अंदर भी जाकर वो जो था ना गुलाबी रंग जो पोटेशियम परमैंगनेट वो भी जाकर घुल गया। अब आप देखोगे कि इसका रंग थोड़ा गहरा गुलाबी होगा और इसका रंग थोड़ा इससे फीका गुलाबी होगा, क्योंकि इसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा थी और ये हमने लिया था 10 ml। अब आगे देखते हैं, ये जो 10 ml अब हो गया ये गुलाबी रंग का, इससे फीका गुलाबी है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसी प्रक्रिया हम चलाते हैं आगे। अब क्या करेंगे, इसमें से 10 ml लेंगे, इसमें से 10 ml लेकर हम एक 90 ml और जल लेंगे, उस 90 ml वाले जल के अंदर ये 10 ml क्या करेंगे, डाल देंगे। तो अब जो गुलाबी रंग था, जो फीका गुलाबी रंग था और फीका हो जाएगा, क्योंकि जल की मात्रा और ऐड हो रही है। अब जाकर ये घुलने की तो कोशिश करेगा, लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं वो अब कम होते जा रहे हैं, यानी कम होते ऐसे नहीं, यानी बढ़ते जा रहे हैं।
और ज्यादा क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें रह गए, फिर और बढ़ते इसमें आ गए, फिर और बढ़ते, तो ये बढ़ना चाह रहे हैं, उस पानी के अंदर घुलना मिलना चाह रहे हैं, लेकिन बेचारे है ही कम, तो उस प्रकार से अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं। फिर इसके अंदर डाला तो अब इसमें से जो रंग था वो थोड़ा इससे फीका हो, ऐसी प्रक्रिया 6-7 बार दोहराते हैं, तो लास्ट जाते हम देखते हैं कि पानी का रंग पानी जैसा ही नहीं रहा, उसके अंदर अभी भी बिल्कुल हल्का गुलाबी रंग दिखता है, कि इसके अंदर गुलाबी रंग है, तो पानी जैसा नहीं, इसके अंदर इसका प्रभाव है, अभी भी प्रभाव है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों के रूप में होते हैं। कि सर थोड़ा एक और बता दीजिए। चलो हम है किस लिए, यही करने के लिए तो है भाई, आपका डाउट के लिए भी तो करना हमें। तो हम क्या करते हैं, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, जिसकी वजह से रंग की वजह से आप पता लगा रहे हैं कि इसके अंदर कण है या नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो डेटॉल होता है ना, डेटॉल या डेटॉल साबुन, ठीक है ना, डेटॉल बनता कैसे है, वो प्रक्रिया अलग है। डेटॉल साबुन का क्या लेते हैं हम, 2 ml डेटॉल लेते हैं, 2 ml डेटॉल लेते हैं, जिसे हम हाथ से करते हैं कोरोना के समय, तो जय हो। तो जो डेटॉल साबुन लेते हैं वो 2 ml लेते हैं, और 2 ml जो 100 ml जल लिया था हमने, उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद 100 ml डाल दिया, अब क्या होता है, डेटॉल की सुगंध उसके अंदर रहेगी, डेटॉल की जो महक है ना वो उसके अंदर रहेगी। अब इस 100 ml वाले में से हम क्या करते हैं, 10 ml निकाला, 100 ml वाले में से 10 ml निकाला, और वापस एक 90 ml जल लेंगे, उसके अंदर ये 10 ml डाल देंगे। 10 ml डालेंगे तो जो उसके अंदर जो पहले वाले में सुगंध थी उससे इसमें सुगंध तो होगी, लेकिन पहले वाले से कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कण हैं वो पूरे में फैलना चाह रहे हैं, पूरे में फैलना चाह रहे हैं, इसलिए इसकी थोड़ी जो महक होगी वो कम होगी। कण तो है ना। फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया को दोहराते हैं, और लास्ट जाते जाते जब इसको 6-7 बार दोहराया जाता है, तब जो पानी एकदम डिटोल देखते हैं, जब इसकी महक, तब थोड़ी थोड़ी महक आपको डिटोल की आएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, कण होते हैं, जो जल के कणों के बीच में जो स्थान होता है उसके बीच में जाकर घुल जाते हैं, और इससे हमें ये पता चल गया कि जो पदार्थ की प्रकृति होती है वो कण की प्रकृति होती है। अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और बेहद ही शानदार तरीके से, मेरे को उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा और आपका साथ बना रहा, तो मैं आपको 9th क्लास की पूरी विज्ञान इसी प्रकार इस व्हाइट बोर्ड पर कराऊंगा, और आपको ये देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी मेहनत लग रही होगी। पहले लिखना होता है, फिर आपको अच्छे से समझाना होता है। अब सर बात रही इसकी, तो यदि आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं तो सीरियस तो होंगे, क्योंकि आप आगे 10th बोर्ड क्लास में होंगे, और आगे आपके भी सपने होंगे, कुछ आगे इंजीनियर बनने के होंगे, किसी के डॉक्टर बनने के होंगे। तो जो शुरुआत है वो आज से ही होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि समय निकल जाएगा और फिर पता नहीं चलेगा। तो आज से ही अपनी शुरुआत को अच्छे से करते हैं, और जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसके अच्छे से नोट्स बनाएं। आपको स्कूल में लिखा रहे होंगे तो अच्छी बात है, और आपको साथ साथ में ये भी लिखने हैं ताकि अच्छे से और हो जाए। तो स्कूल में नहीं लिखाते हैं तो ये तो 101% आपको लिखने हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूँ यहाँ से, पूरा आपको समझा दिया है, ये आप नोट कर लीजिए। आगे वाले वीडियो, ये वीडियो थोड़ा छोटा ही है, इसमें आपको प्रतिक्रिया देखेंगे कि आप इस वीडियो को कितना प्यार करते हैं, इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि किस प्रकार से पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण का मतलब होता है पदार्थ की जो पहचान बताते हो, पदार्थ किस प्रकार से क्रिया करता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कण किस प्रकार से अपना रूप बताते हैं, अपने लक्षण बताता है, तो उसे बोलते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है ना। तो अब देखते हैं पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कैसे होते हैं, वो देखते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे कैसे, तो कैसे, तो ऐसे, क्योंकि ये क्रियाकलाप इसीलिए तो दे रखा है, जो एक्टिविटी दे रखी है वो इसीलिए तो दे रखी है कि आप समझ पाए कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो किस प्रकार से गतिशील होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गतिशील चेक करने के लिए तो हम क्या करते हैं, जल लेते हैं, 2 गिलास लेते हैं और उसके अंदर जल भर लेते हैं। एक गिलास के अंदर हम क्या करते हैं, एक नीली कलर की स्याही लेते हैं और उस स्याही को उसके अंदर डाल देते हैं, और दूसरी गिलास के अंदर हम क्या लेते हैं, उसके अंदर शहद डाल देते हैं। एक चम्मच भरकर क्या डाल देते हैं, शहद डाल देते हैं, और एक के अंदर जो स्याही होती है वो डाल देते हैं, और कुछ समय के लिए उसको रख देते हैं। आप देखते हो
कि किस प्रकार से स्याही है वो फटाफट फैल जाती है। कुछ समय बाद आप जब देखोगे तो स्याही होती है वो फटाफट फैल जाती है, लेकिन आप जब शहद को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो शहद है वो बेहद ही धीरे 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 फैलने की कोशिश कर रहा है। फैल तो रहा है लेकिन बेहद ही धीरे तरीके से कणों में मिश्रित हो रहा है, ठीक है ना। शहद मिश्रित बहुत ही देरी से होता है, बहुत समय लगता है, लेकिन जो शहद होता है नहीं, जो स्याही होती है वो फटाक से एकदम गतिशील होती है। यानी जो स्याही के कण हैं वो गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इस क्रियाकलाप को करने से आपको ये पता चलता है कि जो स्याही के कण हैं वो ज्यादा गतिशील होते हैं, जबकि जो स्याही के कण हैं वो ज्यादा गतिशील होते हैं, जबकि जो शहद के कण होते हैं वो बहुत ही धीमी गति से गतिशील होते हैं, क्योंकि इसके अंदर श्यानता होती है। बताएंगे आपको श्यानता क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, एक क्रियाकलाप और दे रखा है। फिर अब इस क्रियाकलाप के अंदर क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं और उसके अंदर एक गर्म जल भर लेते हैं और एक के अंदर क्या भर लेते हैं, ठंडा जल भर लेते हैं। गर्म जल भर लेते हैं, एक में ठंडा जल भर लेते हैं। फिर उसके अंदर या तो हम कॉपर सल्फेट डाल देते हैं या आप पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने पहले डाला था वो डालकर देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है ना वो डालकर देखते हैं। बताइए, जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था तो रंग कैसा हो गया था उसका, विलयन का गुलाबी रंग का हो गया था। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये गर्म जल लेते हैं, ठंडा जल लेते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट या परमैंगनेट को डालते हैं तो किस प्रकार से ये कण अपनी गतिशीलता दर्शाते हैं। तो इन सभी जो अपनी अभी तक जो हमने क्रियाकलाप पढ़े उसका निष्कर्ष, उसका निचोड़ आपको बताते हैं। फिर क्या निचोड़ निकला, क्या निष्कर्ष निकला इन बातों का, तो निष्कर्ष जरूरी है ना। तो काम करते हैं, पैसे नहीं मिले तो फिर काम का क्या मतलब। तो उसी प्रकार जो अभी तक हमने जो रामायण गई है उसका क्या निष्कर्ष निकला, वही बातें आपको बताने जा रहे हैं। फिर जो निष्कर्ष होता है कि ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। यहाँ पर ये देखा गया कि जो गर्म जल है और जो ठंडा जल है, जब पोटेशियम परमैंगनेट इनके अंदर डाला गया तब ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल के अंदर ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो जल्दी से घुला, ठीक है ना। गर्म जल के अंदर ये जल्दी से घुल गया, जबकि जो ठंडा जल था उसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसने अपना इतना रंग नहीं दिखाया। तो आपने देखा होगा जब भी कपड़े रंगे जाते हैं या जो चुंदरी होती है ना, जो आप बोल सकते हो ओढ़नी, जब उसको रंगा जाता है, उसकी छपाई की जाती है तो वो गर्म होता है, सब वो जो रंग होता है ना वो पूरा गर्म होता है, खोलता हुआ, उसके अंदर इस रंगों को रंगा जाता है, जिसकी वजह से ये जो रंग है वो कणों के बीच में जो सेट आराम से हो जाते हैं। जल के बीच में जो स्थान होता है ना उसके अंदर आसानी से घुल मिल जाते हैं और वो पक्का रंग हो जाता है। तो यहाँ पर ये बातें देखने को मिली, यानी तापमान बढ़ने से जो कणों की गति है वो तेज हो जाती है और जिससे हम कहते हैं कि गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। फिर आगे देखते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ में अंत मिश्रित हो जाते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ में अपने आप अंत मिश्रित हो जाते हैं। कुछ कण अंत मिश्रित हो जाते हैं, कुछ कण कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। फिर आगे देखते हैं विसरण क्या है। एक वैज्ञानिक टर्म आता है विसरण, नाम बड़ा हो सकता है लेकिन काम यही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। विसरण क्या होता है वो देखो। विसरण होता है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना, वो होता है विसरण। क्या होता है? विसरण। विसरण, वो विसरण वाला शरण वो नहीं, यहाँ पर है विसरण। विसरण का मतलब होता है कि जो दो विभिन्न पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से जब स्वतः ही मिल जाते हैं, जो विभिन्न पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से स्वतः ही मिल जाते हैं, तब उसे बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है विसरण किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर लिखना है कि दो विभिन्न पदार्थों के स्वतः ही मिल जाना, मिश्रित हो जाना विसरण कहलाता है। ये आगे वाले वीडियो, ये वीडियो थोड़ा छोटा ही है, इसमें आपको प्रतिक्रिया देखेंगे कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, उस हिसाब से हम आगे ये वीडियो सीरीज जारी रखेंगे और आपके साथ में हमेशा रूबरू होते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रामनिवास आपसे अगले वीडियो तक गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं अपना ये प्रयास जारी रखूं। और यदि आपके मन के अंदर कोई शंका समाधान है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।